मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखिए और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। शानदार तैयारी की ये तस्वीरें नेपाल के लुम्बिनी की हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल पहुंचेंगे। भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी लुम्बिनी में कुछ घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। ये मंदिर लुम्बिनी में ही है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, जहाँ जोरों की तैयारियां की गई है। माया मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। ये मंदिर एक पवित्र कुंड और एक पवित्र बगीचे के पास बना है। लुम्बिनी नेपाल के भैरवा जिले में है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल आने का आग्रह किया था। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। थाईलैंड में भगवान बुद्ध का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। थाईलैंड के पाथुम पानी में बुद्ध मंदिर को इस मौके पर 2,10,000 एलईडी दीपकों से सजाया गया है और इन दीपों के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन, चरित्र और उनकी शिक्षाओं की नुमाइश की जा रही है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये नज़ारा बेहद शानदार दिख रहा है। थाईलैंड में भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वेसाक डे का या फिर बुद्ध डे का नाम दिया गया है। इस मौके पर लाखों दीप प्रज्वलित करने के बाद पाली भाषा में प्रार्थना की गई। थाईलैंड में बुद्ध जयंती का काफी महत्व है और इस मौके पर यहाँ के पाथुम पानी प्रांत में बने धमाकाई मंदिर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हजारों लोग जमा होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल यहाँ बुद्ध जयंती का आयोजन सीमित स्तर पर हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन इसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन इस बार यहाँ पर आयोजित कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर उत्साह ले रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का रहस्य पता लगाने के लिए कोर्ट के आदेश पर 2 दिन का सर्वे पूरा हो चुका है और आज एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया जाएगा। पहले दिन जहां ज्ञानवापी के तहखानों का सर्वे किया गया था, तो दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद की गुंबद और पश्चिमी दीवार का सच वीडियो और तस्वीरों में कैद हो गया। सर्वे के राउंड 2 के लिए सुबह 8 बजे कोर्ट कमिश्नर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के अंदर गए, जिसके बाद सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई। सर्वे टीम की मौजूदगी में मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। ये ताला जिस दरवाजे पर लगा था वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार है, जो 3.5 फीट का है। इस ताले को खोलकर सर्वे टीम गुंबद तक पहुंची और गुंबद की वीडियोग्राफी की। इसके बाद पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया गया। ये वही पश्चिमी दीवार है जिसके लिए दावा किया जाता है यहाँ आज भी विध्वंस के निशान मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि आज इसी दीवार के बाकी बचे हिस्से का सर्वे होगा, जिसके बाद रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 20,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। शुरुआती चरण में तीर्थयात्री बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही बाबा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। पुलिस जगह जगह रास्तों में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है। जिस भी वाहन या यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे वापस भेजा जा रहा है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उस डेट का, उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों से अपील की जा रही है कि वो आगे की डेट का, जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, उस डेट का रजिस्ट्रेशन कराकर उसी डेट में ट्रैवल करें। ऐसे में वे लोग जो बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर निकल गए हैं, उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन के लोगों से अपील है कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट 19 मई को खोले जाएंगे। इससे पहले उन्हें ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से विधि विधान पूर्वक लाने की प्रक्रिया रविवार से ही आरंभ हो गई है। रविवार को भगवान मद्महेश्वर की मूर्तियों को शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में लाया गया। स्थानीय ग्रामीणों की ओर से उन्हें नए अनाज का भोग लगाया गया। आज मद्महेश्वर की मूर्तियां शीतकालीन गद्य स्थल में ही विराजमान रहेंगी।
इसके बाद कल यानी 17 मई को भगवान मद महेश्वर की डोली यात्रा मद महेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। 19 को 11 बजे के लगभग भगवान द्वितीय मदमेश्वर जी के कपाट आम धर्म दर्शनार्थी खोल दिए जाएंगे। भगवान मद महेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर से 50 किलोमीटर दूर हिमालय में मद महेश्वर में बसे हुए हैं। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होती है। तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की है। साफ सफाई करते ये लोग कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनका मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। ये सरकारी अधिकारी छुट्टी के दिन खुद झाड़ू हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में साफ सफाई करते हैं, लोगों को स्वच्छता का संदेश देने का काम करते हैं। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में बीकानेर लगातार पिछड़ रहा है। शहर में सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सभी राजकीय अधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों के साथ साथ कोशिश करें कि अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। उसी संदर्भ में चूँकि संडे छुट्टी होती है, तो संडे को हमारे जितने सरकारी कार्मिक हैं सब कोई न कोई स्थान ढूंढ करके हम हर संडे को कोई न कोई जगह पर श्रमदान करते हैं। सरकारी अधिकारियों की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस अभियान के तहत बीकानेर शहर के ऐतिहासिक धरोहर, तालाबों और परंपरागत जल स्रोतों को भी फिर से संवारने की कोशिश की जा रही है। आपने होटल और रेस्टोरेंट में फूड सर्विस करते वेटर्स को खूब देखा होगा, लेकिन अब रोबोटिक वेटर की फूड सर्विस देखिए। नोएडा में दिल्ली एनसीआर का ये पहला रेस्टोरेंट है जिसमें इंसान नहीं बल्कि रोबोट आपको फूड सर्विस देंगे। ये नज़ारा नोएडा के सेक्टर 104 के द येलो हाउस रेस्टोरेंट का है, जहां रोबोट्स लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में फिलहाल 2 रोबोट हैं। रेस्टोरेंट के मालिक जिशु आनंद बताते हैं कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर चलते हैं। तो हमारे जो दोनों रोबोट्स हैं, डीवा एंड रूबी, दोनों मेक इन इंडिया है। तो कोडिंग के थ्रू, जैसे मान लीजिए मेरे को एक पर्टिकुलर टेबल है, तो उसका टेबल नंबर है 1, तो यहाँ टैब के थ्रू मैं टेबल नंबर 1 डालूंगा, वो रोबोट अपने आप ही उधर पहुँच जाएगा। इन रोबोट्स की सबसे खास बात यह है कि इन्हें चार्ज करने में महज 2 से ढाई घंटे का समय लगता है और इसके बाद ये पूरा दिन काम करते हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये खूब भा रहा है। खासकर ये रोबोट बच्चों को काफी लुभा रहे हैं। ये बालकनी मैट है, बांस की लकड़ी से बनी हुई है, सुंदर है, टिकाऊ भी, और सबसे अच्छी बात ये कि इसका इस्तेमाल सालों भर किया जा सकता है, क्योंकि ये धूप से तो बचाती ही है, धूल और बारिश से भी आपके घर को प्रोटेक्ट करती है। ये तेलंगाना के कारीगर हैं जिन्होंने सिर्फ बालकनी मैट ही नहीं, ऐसी कई जरूरत की चीजें बनाई हैं जो फैशनेबल भी हैं और हानिकारक भी नहीं। हालांकि इन दिनों चिलचिलाती धूप घर की दहलीज न लांघे, इसलिए बालकनी मैट की डिमांड ज्यादा है, लिहाजा इस पर काम ज्यादा चल रहा है और कमाई भी अच्छी हो रही है। ये बालकनी मैट है। ये बालकनी मैट बोले तो ये बालकनी में धूप नहीं आता, डस्ट नहीं आता, बारिश नहीं आता, बाहर वाला अंदर नहीं दिखता, अंदर वाला बाहर नहीं दिखता। ये बनाते हैं हम लोग धूप के वास्ते। हम ये एक मैट बनाना बोले तो 3 से 4 दिन टाइम लगता। कोरोना काल में इनकी कमाई का ये जरिया छिन गया था, लेकिन अब आमदनी बढ़ रही है। लोग या तो खुद आकर सामान का ऑर्डर देते हैं या फिर मिडिलमैन सामानों की बुकिंग करता है। यूपी सरकार भले ही आज गोबर खरीदने की बात कर रही हो, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ के मिर्जापुर में पहले से ही गोबर खरीद कर उसे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है और उसका विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। मिर्जापुर के सीखर में नवचेतना समूह यानी FPO और शिखर वैदिक कृषि केंद्र साथ मिलकर 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार कर रहे हैं और इनकी सप्लाई देश के 10 राज्यों के अलावा विदेश में दक्षिण कोरिया को भी कर रहे हैं। यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग का काम हो रहा है, जो एनुअल प्रोडक्शन हमारा अगर देखें कोलैबोरेशन में तो 20,000 क्विंटल एनुअल प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। हम अपने नवचेतना FPO के अंतर्गत अभी हाल में हमने यहाँ से वर्मी कंपोस्ट साउथ कोरिया के लिए भी एक्सपोर्ट किया है। FPO और शिखर वैदिक कृषि केंद्र की इस कोशिश से पशुपालकों और किसानों की आय में वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही इलाके की आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को भी इससे रोजगार मिल रहा है।